हम लोग पढ़ रहे हैं अभी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक। और उसमें हमने ये देखा कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब भी कुछ चीजें आपस में केमिकली कंबाइन करती है। अब यहाँ पे केमिकली कंबाइन होती है और ये हमें पता कैसे चलेगा? उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह आपको बताई जा रही है। फिलहाल आपने बचपन में सीख रखा है कि क्या मतलब होता है केमिकल रिएक्शन का, तो नहीं, केमिकल चेंज का तो मतलब सीख रखा है आपने। केमिकल चेंज का क्या मतलब होता है? एक ऐसा चेंज जिसमें नए प्रॉपर्टी वाले नए सबस्टांस बनते हैं। जब ऐसा चेंज होगा तो इस चेंज का नाम केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज कहलाता है। बिल्कुल, केमिकल चेंज होता ही इसलिए है ताकि, मतलब केमिकल चेंज होता किस वजह से है? केमिकल रिएक्शन की वजह से। आई बात समझ में? जैसे बर्निंग सबसे बढ़िया एग्जांपल। नहीं, किसी भी चीज का जलना केमिकल रिएक्शन है, और जलने के बाद नया सबस्टांस का फॉर्मेशन होता है। जैसे पेपर मान लो जल गया, पेपर जलने के बाद डस्ट बचता है, राख बचता है, वो पेपर से हटके वाली चीजें होती है। नहीं, कि पेपर का जो कंपोजिशन है और जो डस्ट का कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग होगा। जैसे मिल्क से कर्ड का फॉर्मेशन, केमिकल चेंज होगा क्योंकि दोनों का कंपोजिशन अलग अलग हो गया। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल है आपके पास केमिकल रिएक्शन का या केमिकल चेंज का। कुछ कॉमन बातें देखी गई कि जब भी केमिकल चेंजेज होती है तो कुछ कॉमन चीजें होती है, और उन्हीं कॉमन चीजों में से 3-4 पॉइंट्स आपको लिस्ट करने हैं, जिसके एग्जाम्पल्स आपको, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो कंप्लीट आपको बोर्ड पे नोट करवाया जा रहा है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रख के चलना है। क्लियर? जिसमें हमने कल देखा था कि भाई चेंज इन कलर हो सकता है। जब भी कोई चीज मान लो केमिकल रिएक्शन हुआ, ये हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए तरीका ये है कि आप उसको देखिए, बनने से पहले देखिए क्या था और बनने के बाद देखो क्या है। अगर केमिकल में कलर में चेंज वगैरह की कुछ बात हो रही हो तो हो सकता है ये केमिकल चेंज हुआ हो। ये चीजें हमने कल देखी थी और उसके 2 एग्जाम्पल किए थे, वो दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। उसके बाद हमने एक और करा था गैस का फॉर्मेशन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो थोड़ा ना थोड़ा, चाहे ज्यादा या कम, गैस तो बनेगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल भी हमने देख रखा था। जैसे देखो, कार्बन तो बर्न करवाओगे, ऑक्सीजन के साथ मान लो कार्बन रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, केमिकल रिएक्शन है। और केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट में जो इन्वॉल्व होता है, रिएक्टेंट मतलब जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, नहीं, जो कंबाइन होने वाली चीजें होती है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जो पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट में जो लोग इन्वॉल्व है उसकी प्रॉपर्टी और प्रोडक्ट में जो बना है उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। नहीं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा वाटर बनेगा, तो भाई हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर लिक्विड बना, तो प्रॉपर्टी अलग हो गई। और इस तरह से आपने क्या देखा, गैस और गैस मिलकर लिक्विड बना रहा है, स्टेट भी बदल रहा होता है। नहीं, तो 2 पॉइंट्स हमने बात कर कल लिया था, एक कलर वाला और दूसरा गैस वाला, और 2-3 पॉइंट्स बाकी रह गया जिसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें से अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन होने के बाद मान लो कुछ सॉलिड टाइप की चीजें, अब मान लो कंप्लीट सॉलिड, पाउडरी टाइप की चीजें भी नहीं, जैसे मान लो तुम इसको समझ सकते हो, जैसे लिक्विड, मान लो जब दूध फट जाता है, दूध जब फट जाता है तो वो सॉलिड टाइप की चीजें नहीं, चाहे वो क्या कहते हैं, मट्ठा वगैरह जो भी हो, वो बनता है। समझने के लिए आप समझ सकते हो। दूसरा ये हुआ कि मान लो आपने कुछ केमिकल मिलाए और आपस में मान लो फोम वगैरह बन जाता है, या गैस वगैरह मिला तो उससे फोम सॉलिड बन जाता है। आपने देखा होगा, एयर के साथ कांटेक्ट में आने के बाद वो फोम सॉलिड टाइप नहीं, सॉलिड रूप में आ जाता है। क्या हुआ, स्टेट में बदला, मतलब ये हुआ कि वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। केमिकल हो सकता है लिक्विड, लिक्विड के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ प्रेसिपिटेट, पाउडरी टाइप की चीजें, डस्ट टाइप की चीजें, ऐसा कुछ बनेगा, उसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट। जो अलग अलग कलर के भी हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब सॉलिड टाइप की चीजें जो केमिकल रिएक्शन के बाद बनती हैं। एग्जाम्पल इसमें समझिए, हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है किसके बीच, पोटासियम आयोडाइड, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे वीवीआई कर लीजिए। ये रिपीटेड एग्जाम्पल होगा, अभी सिर्फ यहां पे आपको दिख रहा है, आगे 2-3 केस में इसका हम लोग यूज करेंगे।
इसीलिए आपको याद भी हो जाएगा, बार बार ये एग्जाम्पल आएगा तो याद रखना भी है। ठीक, पोटासियम आयोडाइड PbNO3 होल 2, पोटासियम आयोडाइड, ये पोटासियम आयोडाइड Ki, नहीं पोटासियम के आयोडीन आई, पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है आपका। जब पोटासियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को कंबाइन करवाया जाता है, इनके बीच केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है तो एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है। ये कलर ध्यान रखिएगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड। ये जो लेड आयोडाइड है आपका, इसका कलर कैसा होगा? येलो प्रेसिपिटेट। आपको देखो ये वाला एग्जांपल आप कलर चेंज में भी लिख सकते थे, ये वाला एग्जांपल अभी आपने फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में भी लिखा है। क्लियर है? तो काफी जगह ये चीजें एक ही एग्जांपल्स यूज होते रहेंगे। तो हमने आपको ये भी कह रखा है कि कुछ लिमिटेड अमाउंट में ही आपके पास, लिमिटेड नंबर में ही आपके पास केमिकल रिएक्शन है, जो कि आपको ध्यान में रख रहे हैं। ज्यादा केमिकल रिएक्शन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर? जिसमें से एक ये हो गया, हम कुछ इंपॉर्टेंट आपको उसमें भी करवा देंगे, जैसे ये VVI हो गया आपका। आपको ध्यान में रखना है कि लेड आयोडाइड, सवाल इसमें ऐसे नहीं बोलेगा कि भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल दो, आपको कह देगा कि एक X एलिमेंट है, एक Y एलिमेंट है, उसमें येलो प्रेसिपिटेट बनता है। बताइए येलो प्रेसिपिटेट वाला कौन, या वो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने के लिए आपको कौन कौन से एलिमेंट या कंपाउंड को मिक्स करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह से जैसे ही तुमने येलो प्रेसिपिटेट सुना, सीधा सा तुम्हारे दिमाग में ये वाला इक्वेशन आना चाहिए। क्लियर? कलर कैसा होता है लेड आयोडाइड का? येलो। ध्यान में रखिएगा। और है कैसा ये प्रेसिपिटेट? सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? अगला एक और एग्जांपल, दो तो कम से एक याद रखना है, कम से कम दो कर लो, दो रहेगा, एक याद रखोगे, मान लो एक भूल भी गए तो चलेगा, एक तो याद रहेगा ना, इसलिए हमने सबके दो दो लिस्ट करवा रखे हैं। अगला केमिकल रिएक्शन बिटवीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जब आप इसे कंबाइन करवाएंगे, इनके बीच रिएक्शन करवाएंगे तो बनेगा आपका बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बनेगा आपका बेरियम सल्फेट, जो कि एक तरह से आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट है। ध्यान रखिएगा, बेरियम सल्फेट कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? व्हाइट। सवाल जब आप इसके एक्सरसाइज बनाएंगे तो सवाल ऐसे ही रहेगा कि भाई हमने एक कंपाउंड लिया, सब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, हमने एक कंपाउंड लिया और उस कंपाउंड को H2SO4 के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाया और हमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। बताइए व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन, क्या है बाजी? व्हाइट प्रेसिपिटेट का नाम बताओ। नाम क्या होगा? बेरियम सल्फेट। क्वेश्चन ऐसे बनता है। क्लियर? सवाल समझ में आया कैसे बनता है? गुड। इस तरह के एक्सरसाइज में आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे। टॉपिक करने के बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ये समझ पाए? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एक एग्जांपल इंपॉर्टेंट था, ये काफी बार रिपीट होता है, ढेर सारी चीजों के एग्जांपल में यूज होगा, ये याद रखेंगे इसे बिल्कुल। लेड आयोडाइड येलो प्रेसिपिटेट बनेगा कैसे? लेड नाइट्रेट और पोटासियम आयोडाइड के कॉम्बिनेशन से। क्लियर? देखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यूज होगा, नहीं डबल डिस्प्लेसमेंट में भी हो जाता है क्या? हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट में भी यूज हो जाएगा। तो बोले ना एक दो मतलब कम ही ऐसे रिएक्शंस है जो बार बार अलग अलग चीजों के एग्जांपल्स में यूज हो रहा होता है, तो ज्यादा रिएक्शन याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्लियर? चलो अगला है चेंज इन टेम्परेचर, इसे भी VVI कर लो। ये वाला जो रिएक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अभी देखिएगा कितना बार ये रिएक्शन, देखो कितना सुंदर सा दिख रहा है, छोटा भी है और जितना छोटा उतना ही इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है VVI। अब है क्या ये? देखो इसका नाम देखो कितना सुंदर सुंदर नाम है। नाम याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं, जैसे ये है क्या तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहा जाता है देखो क्विक लाइम, इसे क्विक लाइम, देखो कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइम कहते हैं। ये बात ध्यान में रखो, याद रहेगा तभी होगा। इसे कहा जाता है आपका क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। जब क्विक लाइम को वाटर के साथ मिक्स करवा दिया जाता है तो बनता है आपका स्लैग लाइम। स्लैग लाइम, और देखो स्लैग लाइम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। ये है आपका स्लैग लाइम। ठीक है, ये हो गया आपका स्लैग लाइम। हिंदी में शायद बुझा हुआ चूना कहते हैं, ऐसे कुछ
स्लैग लाइम। ये जो क्विक लाइम है और स्लैग लाइम है, याद रखिएगा कि स्लैग, कभी कभी आपसे ये भी पूछा जाता है फॉर्मूला बताइए स्लैग लाइम का, पता हो तब ना। तो स्लैग लाइम हुआ, ये रिएक्शन है आपका टेम्परेचर में चेंज का। टेम्परेचर में चेंज नहीं, आगे भी आएगा एक दो जगह, ये काफी। टेम्परेचर में चेंज के लिए फिलहाल हम इसको बताएं। होता क्या है कि जब क्विक लाइम को, कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं, सुना होगा आपने, पान खाया है तुम लोग? है? नहीं खाया है? पान लगाया है कभी? कोई बात नहीं, आगे मान लो तो पान का दुकान खोलना पड़े तो जानकारी होना चाहिए, हाथ से चूना मत लगाना, ठीक है? ऐसे हाथ खराब गंदा लग जाता है ना, गर्म होता है वो। चूना आता है पान वाला भी, और ऐसे भी ये पुट्टी वाला भी चूना आता है। नहीं, आपने घोला है कभी? अच्छा, काहे घोलोगे? मान लो बाद में पेंटर वेंटर बना तो हाथ से मत घोलना। होता है क्या कि जब इसे तुम घोलोगे, ये वाला चूना हो, अलग अलग टाइप के चूने होते हैं, लेकिन ये एक तरह का चूना ही है, ठीक है? इसे जब पानी के साथ आप मिक्स करवाते हैं ना, तो देखोगे कि भले अगर आप हाथ से करें तो आपको पता ही चली जाएगा कि गर्माहट आ रही है, या मान लो उस कंटेनर को भी टच करोगे तो तुम्हें टेम्परेचर महसूस होगा, मतलब हीट इवॉल्व हुआ है, टेम्परेचर राइज किया होगा। टेम्परेचर राइज क्या होगा? वो खाने वाला भी चूना अगर यूज करोगे हाथ से ना, थोड़ा सा नहीं तो भले कम अमाउंट में, लेकिन टेम्परेचर राइज करता है। ये वाला चूना भी टेम्परेचर राइज करता है, आपने देखा होगा, या नहीं देखा तो अगली टाइम देखना, ठीक? तो ये क्विक लाइम क्या होता है, इसमें हीट रिलीज होता है, यानी राइज इन टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर रिलीज हो, सॉरी हीट जब रिलीज हो, ऐसे रिएक्शन को हम लोग केमिकली किस नाम से जानते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है हीट का इवोल्यूशन होना। आई बात समझ में? तो देखो, ये आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल हो गया। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन समझ पाए? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होता है। एग्जांपल तुम्हारे सामने है, ठीक है? एग्जांपल क्या लिखोगे? क्विक लाइम, वाटर और स्लैग लाइम। समझ पाए? वेरी गुड। हाँ सर, बैठ के बोलो ना। वाटर में क्विक लाइम मेरा तो कभी देखा है? वो तो एसिड वाला केस आता है, पढ़ेंगे एसिड बेस साल्ट में, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें वाटर में मिलाओ या वाटर को क्विक लाइम में मिलाओ, बनेगा तो ही ना। इससे उतना हीट जलाने वाला प्रोड्यूस नहीं होगा, वो एसिड के साथ होता है। काहे चिंता कर रहा है, वो भी बताएंगे। इसमें तुम वाटर में कितनों भी क्विक लाइम मिला दो, या क्विक लाइम में कितनों भी वाटर मिला दो, उतना हीट इवॉल्व नहीं होगा कि तुम्हारा मुंह जल जाए, हाथ जल जाए, उतना नहीं होगा। एसिड वाले केस में होगा, ठीक है? इसमें समझ पाए बात को? इसमें नहीं होने वाला है, इसमें उतना ज्यादा हीट रिलीज नहीं होता है, थोड़ा सा होता है, उतना ज्यादा नहीं होता है कि जिससे तुम्हें नुकसान हो। इसमें नुकसान नहीं पहुंचेगा, क्लियर है? वो दूसरा केस होगा, उसमें एसिड वाले केस में हम लोग करेंगे, ठीक? समझ पाए? ये रिएक्शन याद रहेगा बिल्कुल। क्विक लाइम और स्लैग लाइम। क्विक लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लैग लाइम का दूसरा नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। अगला रिएक्शन है इसी से मिलता जुलता थोड़ा, कि जब आप बेरियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाओगे, किसे? बेरियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला BaOH2, बेरियम हाइड्रोक्साइड है ना। जब आप इसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl2, अमोनियम NH4 अमोनियम क्लोराइड के साथ मिलाओगे तो बनेगा आपका बेरियम क्लोराइड, अमोनिया बनेगा, और साथ में वाटर वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर राइज करता है और इसमें टेम्परेचर फॉल करता है। ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि यूनिक है। यूनिक क्या है? इसमें टेम्परेचर फॉल करता है। अब आपको कह देगा कि मान लो कि हमने क्या किया, इसमें फेमस कौन है? अमोनियम क्लोराइड मान लो है। अमोनियम क्लोराइड सिंपल है। अमोनियम क्लोराइड को हमने क्या किया, एक एक्स कंपाउंड के साथ रिएक्ट करवा दिया जिसमें टेम्परेचर एजॉर्ब हुआ है, हीट एजॉर्ब हुआ है, नहीं टेम्परेचर फॉल किया है।
तो बना है क्या क्या बना है, उसमें से आपको ये बोल देगा कि भाई H2O और या कोई एक बना है, तो दूसरा रिएक्शन अब बताओ, मतलब आपको एक अननोन दे देगा ताकि आप इसे गैस कर पाए। समझ गए? तो सिचुएशन आपको याद होना चाहिए कि कब टेम्परेचर फॉल वाला सिचुएशन में अमोनियम क्लोराइड के साथ किसे मिक्स करते हैं कि सिचुएशन ऐसा होता है। क्लियर है? वैसे ये अभी तक पूछा नहीं गया है, अभी तक नहीं आया है फॉल इन टेम्परेचर वाला, राइज इन टेम्परेचर वाला आया है, ये वाला रिएक्शन आया हुआ है, ये वाला रिएक्शन काफी टाइम्स आया हुआ है, ये सब रिपीटेड रिएक्शन है, काफी टाइम पूछा जाता है। यहां तक क्लियर है? तो आपने देखा कि केमिकल रिएक्शन जब होता है प्रेसिपिटेट बनता है नहीं, टेम्परेचर में चेंज होती है, चेंज दोनों तरह की हो सकता है हीट इवॉल्व हो सकता है हीट गेन हो, या मान लो टेम्परेचर फॉल करे या टेम्परेचर राइज करे। तो एक हमने टेम्परेचर राइज वाला भी एग्जांपल करवा दिया और एक टेम्परेचर फॉल वाला भी करवा दिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? वेरी गुड, आगे बढ़े, समझ लेंगे फिर नोट करिएगा। देखिए सर, अगला है हमारे पास चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज। आपको पता ही है कि मैक्सिमम टाइम है सर, आपको पता होना ही चाहिए और पता होगा भी कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो मैक्सिमम टाइम में स्टेट में थोड़ा बहुत चेंज आता है। जैसे कैंडल वाला एग्जांपल नहीं, तो कैंडल वैक्स क्या है? सॉलिड, लेकिन जब आप उसका बर्निंग करवाते हो तो वैसे हीट का इवोल्यूशन होता ही है, लाइट वगैरह भी इवॉल्व होता ही है, वो तो हमने देख लिया हीट और लाइट वाली बात। दूसरा ये है कि यहाँ पे हमें स्टेट वाला मैटर देखना है। तो वैक्स मेल्ट करता है और मेल्ट करने वाला स्टेट बदला। अब तुम बोलोगे सर आइस को भी मेल्ट करवाएंगे तो क्या वो केमिकल रिएक्शन होगा? हमने ये थोड़े कहा है कि अगर मेल्टिंग हुआ है यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है तो केमिकल रिएक्शन होगा ही। हम ये कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि स्टेट बदल रहा हो, स्टेट बदलता हो। जैसे गैस मिलेगा, मान लो लिक्विड बन गया, सॉलिड गैस मिला, हो सकता है लिक्विड बन गया हो, या मान लो गैस बन गया हो, तो ये भी हो सकता है। बहुत सारे हो सकता है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें दो तीन चीजें होती हो। आई बात समझिए, टेम्परेचर भी मान लो राइज करता हो, चेंज इन कलर भी होता हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होता हो। आई बात समझ में? तो ये भी हो सकता है, या हो सकता है कि कोई एक ही कैटेगरी को वो फॉलो कर रहा हो। तो ये जो पांचों चीजें आपको बताई गई, इनमें से जरूरी नहीं कि सारे होने चाहिए, कोई दो भी चलेगा, कोई एक भी चलेगा, लेकिन ये सब चीजें होती है, इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इन पांचों बातों में से कुछ बातें जरूर होंगी। क्लियर है? और ये देख के आप आराम से पहचान सकते हैं कि फलाना फलाना केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं सीधा टॉपिक पे। अगला आपका है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होता क्या है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही तो है एक तरह का। केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसका? केमिकल रिएक्शन का। केमिकल रिएक्शन को अब मान लो हमने पूरी कहानी, कितना बड़ा बड़ा लाइन लिखा मान लो, अब बार बार इतना ज्यादा लाइन लिखना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी नहीं है, और हम लोग यूज भी नहीं करेंगे, ये तो हम लोगों ने बस ऐसे समझा। तो ये बड़े बड़े लाइन से बड़ी बड़ी बातों को छोटी छोटी बातों में बताने का तरीका कोड वर्ड में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, और किस फॉर्म में? सिंबॉलिक फॉर्म में। वर्ड हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, सेंटेंस यूज नहीं करने वाले हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। जैसा कि आपने देखा था पहले भी कि हमने केमिकल इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखा भी था। एक तो डिस्क्रिप्शन लिखा था, डिस्क्रिप्शन क्या हो गया? ये कंप्लीट जो लाइन होता है, इस लाइन को हम लोग डिस्क्रिप्शन कहते हैं, डिस्क्रिप्शन फॉर्म में। दूसरा होगा वर्ड फॉर्म में। वर्ड फॉर्म में जैसे आपने क्या किया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, बस नाम लिख दिया हमने और जो बना वो लिख दिया हमने। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जिंक का सिंबल यूज करेंगे। सिंबल हो या केमिकल फॉर्मूला, कंपाउंड होगा तो केमिकल फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है? जैसे जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है H2SO4 होता है, और उसी तरह से बना क्या आपका जिंक सल्फेट ZnSO4। उसके बाद हाइड्रोजन गैस मान लो इवॉल्व हुआ हो H2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। मेनली हमें इसी तरह से चीजों को समझना है, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना है। तो उसे करने से पहले उसके कुछ स्टेप्स हैं
मैक्सिमम आपको आता ही होगा, एक बार रिकैप कर देते हैं ताकि अगली बार जब हम लोग करें तो गलती ना हो। ठीक है, उसी स्टेप्स को हमने थोड़ा लिख भी दिया है अच्छे से, पूरा कंप्लीट। देखिए स्टेप्स क्या है। पहली चीजें आपको ये पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में दो बातें होती है, दो चीजें होती है। एक मतलब दो पार्ट्स होते हैं, एक एलएचएस वाला और एक आरएचएस वाला। एलएचएस में आपको क्या लिखना है और आरएचएस में आपको क्या लिखना है, इसे समझ लीजिए। आपको क्या करना है, देखो देखा होगा आपने एलएचएस में हमने किसे लिखा है, रिएक्टेंट को। तो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा मतलब उसे आपको एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ठीक है, कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में किसे लिखना है, एलएचएस को, मतलब पहले कह सकते हो, पहले लिख रहा है। मारे गए अरे अनुज, खूब समझो ना, लिखने के लिए मौका मिलेगा। मिटाएंगे, एक बोर्ड रहने देंगे, एक ही बोर्ड मिटाएंगे और क्या। तो आपको क्या करना है, रिएक्टेंट को किधर लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक, उसके बाद क्या करना है, राइट हैंड साइड में आपको प्रोडक्ट्स को लिखने हैं। जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसे आप राइट हैंड साइड में लिखोगे। और साथ में क्या करना है, बीच में आपको एरो डालना है। एरो क्या करेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने का काम करेगा। और साथ में ये जो एरो में हेड है, जिसको हम लोग हेड कहते हैं, ये एरो का क्या होगा, हेड। हेड किधर पॉइंट होना चाहिए, हेड पॉइंट होना चाहिए प्रोडक्ट्स की तरफ और टेल पॉइंट होना चाहिए रिएक्टेंट की तरफ। समझ गए। एरो बराबर इक्वल टू का साइन नहीं देंगे। इसे पढ़ते कैसे हैं, एरो, इसे पढ़ते क्या है, गिफ्ट्स। इससे क्या पढ़ते हैं, गिफ्ट, GIVES, गिफ्ट्स। जैसे इसे क्या पढ़ेंगे, Zn प्लस H2SO4, गिफ्ट्स ZnSO4 प्लस H2। समझ पाए। इसे क्या पढ़ेंगे, गिफ्ट्स पढ़ेंगे। देता है, एरो नहीं बोलेंगे, बोला एरो नहीं जाता, लिखा एरो जाता, लेकिन पढ़ते गिफ्ट्स है। क्लियर, समझ पाए। पॉइंटिंग टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स, यानी ये पॉइंट किधर करना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में इसे इंसर्ट करना है। क्लियर। वैसे अगर मान लो आपके पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन हो कि जिसमें रिवर्सिबल हो जाए, नहीं जो चेंज मान लो या जो रिएक्शन रिवर्सिबल हो, ऐसे रिएक्शन में आपको ये सिंगल एरो इंसर्ट नहीं करना है, आपको डबल एरो इंसर्ट करना है। तो डबल एरो ऐसा नहीं करना है कि एक एरो इधर दे दिए और एक एरो इधर दे दिए, नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, आपको ये वाला एरो यूज करना है। ठीक है, आधा। ये एरो क्या इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन कैसा है, रिवर्सिबल। बहुत कम ही केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। हाँ, और मैक्सिमम फिजिकल रिएक्शन, जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल होता है। कुछ ऐसे भी फिजिकल चेंज होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं। तो जब भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन आएगा, आपको क्या करना है, ये वाला एरो इंसर्ट करना है। फिलहाल आपके सिलेबस में इसकी बातें नहीं की गई है, फिर भी जिंदगी में अगर मान लो कभी दोबारा मौका मिले या कभी आए तो लिख देना। क्लियर। थर्ड स्टेप समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर मान लो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो उसे कंबाइन करने के लिए हम लोग प्लस का साइन यूज करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कि प्लस माइनस इंटू डिवीजन ये सब सारा यूज करना है, आपको माइनस प्लस सिर्फ प्लस ही यूज करना है। आई बात समझ में। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आएंगे तो रिएक्टेंट्स के बीच प्लस का साइन यूज करना है। उसी तरह से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जब बने तो प्रोडक्ट्स के बीच आपको भी प्लस का साइन यूज करना है। क्लियर। प्लस का साइन मतलब ये हुआ कि उसे मिक्स करके रखे, कंबाइन करके रखने का, जोड़ के रखने का काम करता है। क्लियर, गुड। अ प्लस साइन इज इंसर्टेड बिटवीन दी देखो ये शॉर्ट में बिटवीन लिखे हैं, एग्जाम में आप लोग यूज मत करिएगा। एग्जाम में कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, मार्क्स कटने के चांस रहते हैं। क्लियर, इसीलिए आप लोग आदत मत डालिए शॉर्ट लिखने का। कोशिश इसलिए हम कर रहे हैं कि ताकि हम लिख दें। आपको बिलीव नहीं होगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, ये आता है वे टू राइट केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को लिखने के स्टेप्स बताएं, कम से कम 3 या 4 स्टेप्स लिखने को आते हैं, इसीलिए हमने लिख दिया है, नहीं तो बोल भी सकते थे। क्लियर। प्लस साइन इज इंसर्टेड बिटवीन टू और मोर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। देखो लिखना ऐसा नहीं कि हमने जो बोर्ड पे लिखा है सेंटेंस बिल्कुल कॉपी या रट्टा मारना, समझ लिया ना क्या करना है, इसको अपने शब्दों में लिखना है तुम्हें। क्लियर है। हाँ, प्लस साइन को यूज करना है, इंसर्ट करना है दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हो तो। फोर्थ पॉइंट क्लियर, वेरी गुड। अगला है, इसे समझो।
ये 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और इसे यूज करने आना चाहिए तुम्हें। ये चीज मिस हो जाती है और मार्क्स यहाँ पे कहीं न कटने के चांस हो जाते हैं। क्या कि मान लो जो रिएक्शन केमिकल होगा उसके लिए तो कोई सुटेबल कंडीशन होना चाहिए, जैसे मान लो सुटेबल टेम्परेचर, सुटेबल प्रेशर, नहीं, या कैटालिस्ट, ऐसा तो कुछ होना चाहिए ना। सुटेबल कंडीशन अगर नहीं होगा तो हो जरूरी है कि रिएक्शन हो ही नहीं हो सकता। जैसे मान लो कोई रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीजन अगर होगा ही नहीं तो कहां से बर्न करवाओगे। या मान लो कुछ रिएक्शन होता है सन, जैसे फोटोसिंथेसिस, केमिकल रिएक्शन है, किसके, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, तो सनलाइट के प्रेजेंस में तो होता है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। आपने फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन लिखा होगा, एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल आपने लिखा होगा। ये क्या है, ये कोई वही सुटेबल कंडीशन है जिस कंडीशन में ये रिएक्शन होते हैं। वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, रिएक्शन में उसका कोई केमिकल फॉर्मूला या केमिकल सिंबल यूज नहीं होगा, लेकिन उसके बिना केमिकल रिएक्शन हो भी नहीं सकता। तो भाई जिसके बिना केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकता, केमिकल रिएक्शन होता ही नहीं, उसकी आवश्यकता तुम्हें है, बस यूज किया और लिखा भी नहीं उसे। ये तो वही बात होगी कि पूरी मूवी बनी, डायरेक्टर कौन तो पता ही नहीं। बिना डायरेक्टर के नाम के मूवी दिख तो जाएगी लेकिन डायरेक्टर को बुरा नहीं लगेगा, भाई पूरा क्रेडिट हमें है और मेरा नाम ही नहीं। तो वही बात है, उसका नाम लिखना है। कहां पे लिखना है, तो एरो के ऊपर लिखना है। जैसे यहाँ पे एरो है, यहाँ पे जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस हुआ है तो मान लो सनलाइट हुआ है तो सनलाइट लिख देना है। जैसे टेम्परेचर, जैसे हमने मान लो रिएक्शन करवाया और उसके लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का यूज किया, 100 डिग्री सेल्सियस सुटेबल टेम्परेचर लिख देना है। ये मान लो हमने प्रेशर का यूज किया, 10⁵ पास्कल यूज किया प्रेशर, तो प्रेशर लिख देना है। या मान लो किसी के प्रेजेंस में हुआ है जिसको कैटालिस्ट कहते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है, कैटालिस्ट एक तरह का एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो क्या करता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है। जैसे मान लो जब हम लोग को भूख नहीं लगती है तो खाना कम खाते हैं, तो कुछ विटामिन वगैरह डॉक्टर देता है कि इससे भूख लगेगा, मतलब क्या होगा कि उसका रेट इंक्रीज कर देगा, यानी केमिकल रिएक्शन जल्दी होगा। नहीं, केमिकल रिएक्शन के करवाने का रेट इंक्रीज करवाएगा कौन, कैटालिस्ट। लेकिन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, हाँ उसे जल्दी जल्दी करवाएगा। क्लियर। तो कैटालिस्ट जो भी यूज होगा उसको मेंशन करना है, कहां पे, ऑन एरो, एरो के बगल में या ऊपर, खास करके जगह हो तो ऊपर ही करिए, या इतना बड़ा एरो लिखना है कि ताकि ऊपर में हम लिख सके। समझ पाए। जैसे एग्जांपल बताए तो थे, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन है, कैटलिस्ट वहां पे, उसमें कैटलिस्ट नहीं, कैटलिस्ट का एग्जांपल, कैटलिस्ट का एग्जांपल तुम्हारा हो गया, सिल्वर भी होता है, हाँ प्लेटिनम होता है, पैलाडियम होता है, ये सब कैटलिस्ट है, एलिमेंट आपके सिलेबस में है। कैटलिस्ट अलग से करेंगे हम लोग, ठीक है। पैलाडियम होता है आपका, पैलाडियम और भी कुछ कुछ कैटलिस्ट होते हैं, ठीक। कैटलिस्ट मतलब वो होता है क्या है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कराएगा, बढ़ाएगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा केमिकल रिएक्शन में। क्लियर। तो सारी चीजों को मेंशन करना। और उसके बाद ये पूछा जाता है, सुनो, कि केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया जाए। वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव कैसे बनाए। तो मोर इंफॉर्मेटिव का बनाने का मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन जो आप लिखो, यहाँ पे आपने देखा होगा कि केमिकल रिएक्शन हमने लिखा स्टार्टिंग में PbNO3 को, दिख रहा है आपको, जानबूझ के लिखा था। ये देखो, ये है एक्वस सॉलिड, और मान लो ये एक्वस है, ठीक है। तो मोर इंफॉर्मेटिव का मतलब ये हुआ कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है रिएक्टेंट, वो किस स्टेट में है, उसके स्टेट को बताना, मेंशन करना। कैसे करेंगे, अगर वो लिक्विड में है तो एक्वस यूज करते हैं, सॉलिड में है तो S, गैस में है तो G, नहीं अगर डाइल्यूट है तो DIL, ऐसे कुछ वर्ड्स हम लोग यूज करेंगे। इसे यूज करने से यानी कि आपके एलिमेंट या कंपाउंड के स्टेट को मेंशन करने से इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव हो जाता है। आई बात समझ में। लिखा भी देखो, द केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव बाय मेंशनिंग द फिजिकल स्टेट। ये वन लाइनर क्वेश्चन आता है, BBI कर लो। केमिकल इक्वेशन को वन लाइनर की मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए क्या करना है, जो भी इन्वॉल्व हुआ है, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, जो भी बना है उसके फिजिकल स्टेट को मेंशन करने से इक्वेशन आपका मोर इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। क्लियर।
एंड लास्ट वन इज, अगर मान लो गैस लिबरेट हुआ है, गैस इवॉल्व हुआ है, तो उसे भी मेंशन कैसे करेंगे? गैस निकला है तो, अगर गैस बन गया और वो गया नहीं उड़ के, वही आसपास में है, लिबरेटेड नहीं हुआ है, तो ऐसे छोड़ देना है। लेकिन अगर हुआ है तो क्या करना है? एरो, अपवर्ड एरो का साइन यूज करना है। ये अपवर्ड एरो क्या दिखा रहा है? अपवर्ड एरो ये बताता है गैस ऊपर उड़ गया, गैस ऊपर उड़ा है, उड़ा ऊपर ही ना, गैस ऊपर ही उड़ता है, तो गैस ऊपर उड़ा है मतलब गैस लिबरेट हुआ है, निकला है, इवॉल्व हुआ है। तो ये कुछ और भी कुछ पॉइंट्स है, लेकिन जरूरी इतने पॉइंट्स से, जगह भी कम था, इतने काफी हैं। क्लियर है? अब नोट भी करना होगा आपको। चलिए अब नोट्स करिए। तो कल हम लोग फिर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।